आदरणीय बदाल सर ने मुझे यहाँ पे बुलाया, उसके लिए पहले तो मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। आप सब इतना एकाग्र होकर इतना ध्यान से सुन रहे हैं। करीबन मैं देखता हूँ सर, जहाँ भी जनरली ऐसे मोटिवेशनल चीज़ें होती हैं वहाँ आधे लोग सुन रहे होते हैं और आधे लोग झपकियाँ ले रहे होते हैं। तो आप सब लोग सुन रहे हैं, उसके लिए आपको बधाई। एक छोटा सा इंसिडेंट आप सबको देख के मुझे याद आ गया, क्योंकि जिस टाइम मैं सेकेंड ईयर में था सर, तो रचित राज सर हमारे आईआईटी में आए थे। रचित राज सर 2013 में सेकेंड रैंकर थे। तो उसमें लगभग 80 लोगों ने हमने अटेंड किया था, ये सुनने के लिए कि आईएएस कैसे बन सकते हैं, वो सारी चीज़ें उनसे जानने के लिए। मुझे नहीं याद उन्होंने क्या बोला था बहुत, बट जो भी बोला था बहुत अच्छा बोला था। मैं उस टाइम काफ़ी उनसे प्रभावित हुआ था, सोचा था कि मुझे भी इस तरफ अच्छी मेहनत करनी है, प्रोबेबली बन जाऊंगा। और उस सेशन की एक विचित्र बात पिछले कुछ टाइम में मेरे बैचमेट्स ने मुझे बताई सर, कि उसमें लगभग 80 में से 40 लोग जो उस सेशन को अटेंड किया था वो आज सिविल सर्विसेज में है। वो चीज़ इसलिए क्योंकि ऐसा नहीं था कि वहाँ पे उस आईआईटी में सिर्फ 80 बच्चे थे। 5000 लोग होते हैं आईआईटी में किसी भी गिवन मोमेंट ऑफ टाइम। जिस तरह फुलेरा में भी 5000 10,000 बच्चे पढ़ रहे होंगे अलग अलग स्कूलों में बाहर जाके, बट कुछ ही लोग यहाँ पे आए हैं। इसका मतलब ये है कि उनके अंदर एक ललक तो है, वो कुछ करना तो चाह रहे हैं, उन्होंने सोच तो रखा है कि वो आरएएस बन जाएं तो अच्छी चीज़ है। और आप इतना आपने पहला स्टेप ले लिया है, इसलिए आप बधाई के पात्र हैं। कुछ चीज़ें मैं बताऊंगा, मुक्ता जी ने जो चीज़ें बताई हैं डेफिनेटली वही सारी चीज़ें हैं जो घूम फिर के बार बार आती हैं। आप इतने सारे यूट्यूब पे जो भी सेलेक्ट होते हैं उनके इंटरव्यूज़ हैं, उनका गाइडेंस है, सबको सुनोगे तो उनमें यही सारी चीज़ें बार बार निकल के आएंगी। हो सकता है वो कुछ एग्जाम्पल्स दूसरे दे दें। और मैंने भी अपनी मैं तैयारी की है, लगभग 4 साल तक मैंने तैयारी की है आईएएस की। तो बहुत सारे लोगों को देखा है तैयारी करते हुए, बहुत सारे लोगों को आईएएस बनते हुए देखा है, बहुत सारे लोगों को दूसरी सर्विसेज आरएएस वगैरह उनमें जाते हुए देखा है, और बहुत सारे लोगों को का रिजेक्शन होते हुए भी देखा है कि साल दर साल वो तैयारी कर रहे हैं फिर भी उनका रिजेक्शन हो रहा है। तो मैंने हर तरह के लोगों को देखा है, और कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं जो लोग करते हैं जिनकी वजह से वो सेलेक्ट नहीं हो पाते हैं, और कुछ अच्छी चीज़ें हैं जो लोग करते हैं जिनकी वजह से वो सेलेक्ट हो जाते हैं। तो उन्हीं कुछ चीज़ों को मैं आपके साथ शेयर करूंगा, उसमें आपके जो सर ने सवाल मुझे बताए हैं वो भी एड्रेस हो जाएंगे। पहले तो मैं ये जानना चाहता हूं कि आप सब में कितने लोग हैं जो आरएएस या आईएएस बनना चाहते हैं। अच्छा, आप इन लोगों में से मैं जानना चाहता हूं कि कितने लोग हैं जिन्होंने आरएएस की तैयारी शुरू कर रखी है। ठीक है, ये फर्क होता है जब मैं ये चीज आईएएस के लिए पूछूंगा तो और भी कम आएगी। और एक इसमें और भी होता है, कितने लोग हैं जो सच में सोचते हैं मेरे को तो आरएएस ही बनना है और कुछ बनना ही नहीं है। वो शायद कोई एक आधा नंबर होगा, वो नंबर और भी कम हो जाता है। ये इसलिए हो जाता है क्योंकि हम खुद में विश्वास नहीं रखते कि हम बन सकते हैं। और वो शायद जो सर ने बताई थी खुद के साथ ईमानदारी बरतने वाली चीज, उससे जुड़ी हुई होती है कहीं ना कहीं। खुद पर विश्वास तब आता है जब हम खुद के साथ ईमानदार होते हैं। हम घर वालों को तो बोल देते हैं 10 घंटे पढ़ रहे हैं, मैंने भी बहुत बार किया है कि 10 घंटे पढ़ रहे हैं, लेकिन हम एक्चुअली में पढ़ते नहीं है। 5 घंटे भी नहीं पढ़ा और 10 घंटे का बोल दिया। उससे क्या होता है कि यदि आपने रोज रोज वो चीज करी है, आप 10 घंटे का बोल रहे हो और सिर्फ 5 घंटे पढ़ रहे हो, तो आपका खुद का कॉन्फिडेंस डाउन होने लगता है। फिर आपको लगता नहीं कि मैं आरएएस बन सकता हूँ। और जब इंसान को लगता ही नहीं मैं आरएएस बन सकता हूँ, तो वो फिर उधर कोशिश ही नहीं करेगा, वो साइड से निकलने की कोशिश करेगा, और वो चीजें धीरे धीरे हमारी पूरी परफॉर्मेंस को डिरेल कर देती हैं। मैं अपनी चूंकि बहुत सारी चीजें बताने के लिए हैं, कोशिश करूंगा जो मैंने जैसे तैयारी की है शुरू से, पहले फेज से, पहले दिन जब मैं कोचिंग में गया था उस दौरान से लेके, और मुझे कुछ चीज़ें अभी भी याद हैं कि मेरे सामने क्या क्या
डाउट्स आते थे दिमाग में, मैं उन्हीं को एड्रेस करता हूँ। पहली चीज़ तो ये कि भाई आप कहाँ से शुरू करोगे। मान लो आपने सोच लिया किसी भी कंपटीशन की तैयारी करने का, तो आप कहाँ से शुरू करोगे तैयारी करना। मेरा एक सिंपल सा मतलब मैंने कभी भी इतना ज़्यादा वो नहीं किया कि मैं ये भी सुन लूँ, ये भी जान लूँ, ये भी कर लूँ। मैंने हमेशा एक चीज़ सुनी है, मुझे लगा कि ये सच में अच्छी है, तो मैंने वो पकड़ ली है और उस पर काम किया है। जैसे कहाँ से शुरू करना है इसके बारे में कोचिंग में मुझे पहले दिन बताया गया था कि आप सिलेबस देख लो और जो सिलेबस में लिखा हुआ है आपको वही चीज़ें तैयार करनी है। एज सिंपल एज दैट। आपको कहीं नहीं जाना। जो भी एग्जाम आती है उसका नोटिफिकेशन आता है, नोटिफिकेशन में 4 पेपर होते हैं, चारों का सिलेबस लिखा हुआ आता है, इसमें ये चीज़ें आएंगी। पेपर सेकेंड में ये पॉलिटी आ जाएगी, गवर्नेंस आ जाएगी, पॉलिटी में ये टॉपिक्स आएंगे, संघ आ जाएगा, राज्य आ जाएगा, फंडामेंटल ड्यूटीज आ जाएंगी, फंडामेंटल राइट्स आ जाएंगे। वो सारी चीज़ें लिखी हुई आपको वही तैयार करनी है, कहीं बाहर से कोई वही नहीं करना। एक और उस चीज़ को, वो चीज़ याद नहीं रहती। आपने एक बार देख लिया, थोड़ी देर बाद में वो भूल जाओगे कि सिलेबस में क्या लिखा हुआ था। तो सबसे पहला काम होता था कि भाई वही चीज़ मैं अपने टेबल के सामने चिपका लेता था कि भाई ये सिलेबस है। रात दिन वो दिखता रहता था कि भाई इसमें से ये टॉपिक हो गया, ये नहीं हुआ, ये टॉपिक हो गया, ये नहीं हुआ। तो वो उस हिसाब से टॉपिक वाइज आप तैयारी करते रहो। तो एक वो स्टार्टिंग पॉइंट होता है कि कहाँ से शुरू करें। आपको सिलेबस का पता होना चाहिए, तब आपको पता चलता है कि आपको करना क्या है। फिर कहाँ से करना है वो दूसरी चीज़ आती है, कौन सी स्टैंडर्ड बुक्स फॉलो करनी है। आरएस के बारे में कौन सी बुक फॉलो करनी है वो मैं ज़्यादा नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि मैंने कभी आरएस का एग्ज़ाम दिया नहीं है। वो इसलिए भी क्योंकि मुझे लगता है सर कि वो एग्ज़ाम ज़्यादा टफ होता है। मैंने 2 बार मतलब आईएएस के साथ आरएस का फॉर्म भरा है, बट मेरे प्रीलिम्स देने की हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि मैं मुझे पता था कि वो टफ होता है। राजस्थान का जीके मैंने कभी पढ़ा नहीं था, तो मुझे ऐसा लगता था कि यदि मैं फेल हो गया तो मेरा कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा कि यार आरएएस नहीं कर पाए तो आईएएस कैसे कर पाएंगे। तो मैंने कभी दिया ही नहीं। वो बुक्स के बारे में सर आपको जरूर बता देंगे, बट मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी बुक्स आपको एक बार सेलेक्ट करनी है, जनरली कोई बहुत सारा बुक्स या कंटेंट नहीं होता है। एक मतलब हर टॉपिक की एक बुक होती है। पॉलिटी में जैसे लक्ष्मीकांत होती है, वैसे हर टॉपिक की एक बुक होती है। आपको सिर्फ वही बुक रेफर करनी है बार बार। जितनी ज़्यादा बुक्स पढ़ोगे आप उतना ही ज़्यादा कन्फ्यूज होगे। बट यदि एक बुक रखोगे तो उसको रिवीजन करने में आसानी रहेगी, चीज़ें याद रहेंगी, और जब आप रिवीजन कर रहे होगे तो आप चीज़ों को अप्रिशिएट कर पाओगे कि कौन सी चीज़ है जो सच में अच्छी है, जो मुझे याद रखनी चाहिए और जो मैं एग्जाम में लिख के आ सकता हूँ। वो आप रिवीजन करोगे। पहली बार पढ़ोगे तो आपको सारी ही चीज़ें इंपॉर्टेंट लगेंगी। बुक का हर पन्ना आपको लगेगा कि ये तो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। लेकिन जब आप दूसरी तीसरी बार रिवीजन कर लोगे तो वो चीज़ें आसान हो जाती हैं। आपको पता चल जाता है कि कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है और कौन सी नहीं है। और इसी से रिलेशन है न्यूज़पेपर पढ़ने का। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि साहब मैं न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पाता। वो न्यूज़पेपर इसलिए नहीं पढ़ पाते क्योंकि शुरू में आपको लगता है कि सारी ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीज़ पढ़ूँ और कौन सी चीज़ छोड़ूँ। जब एक बार सिलेबस आपके दिमाग में होगा, जब आपके टेक्स्ट बुक दिमाग में होगी कि टेक्स्ट बुक में कौन कौन सी चीज़ें हैं और कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, और जो टेक्स्ट बुक में है उनमें से कौन सी चीज़ न्यूज़ में बार बार रिपीट होती है, तो आपको पता चलने लग जाएगा कि कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है और कौन सी नहीं है। और जो इंपॉर्टेंट है वो लोगों को याद क्यों नहीं रहता? क्योंकि उनको पता नहीं होता कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है। भाई आप अपने पिताजी के नंबर थोड़ी भूलते हो, नहीं भूलते, सबको याद है, क्योंकि आपको पता है कि कल को कोई दिक्कत हो जाएगी तो वो नंबर याद रहने चाहिए। तो दिमाग को जब वो चीज़ पता है कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है तो याद भी रहती है। तो ये एक प्रोसेस है जिसमें आप शुरू करोगे तब जाके उस स्टेज पे पहुंचोगे। कुछ लोग क्या होता है शुरू नहीं करते और उससे पहले ही वो सोच रहे होते हैं कि वो तो इंटरव्यू की तैयारी कर लें पहले ही। वो सबसे बड़ी भूल होती है। तो इस स्टेज पे आप आ गए कि आपको कौन सी बुक्स पढ़नी है, न्यूज़पेपर कौन सा पढ़ना है, वो आपने कर लिया। उसमें अब आपको कंसिस्टेंसी कैसे बनानी है। अब इसमें भी क्या होता है, जैसे किसी ने पूछा था अभी कि साहब मैं टाइम टेबल तो बनाता हूँ और टाइम टेबल से स्टिक नहीं कर पाता हूँ। मेरे साथ भी बहुत बार हुआ है कि एक दिन टाइम टेबल बनाया, शाम तक जाते जाते उसमें फेल हो गए, दूसरे दिन बेयरली 2-3 घंटे तक उसको फॉलो किया, फिर उसको छोड़ दिया वहीं पे। बट ओवर द टाइम जो 4 साल की तैयारी हुई उसमें मुझे एक चीज़ रियलाइज हुई कि टाइम टेबल भी 2 तरीके का होता है। एक होता है कि आपका 8 महीने बाद में एग्जाम है, कोई भी एग्जाम ले लो आप, 8 महीने बाद में एग्जाम है, आपके पास सिलेबस है, इतने सारे टॉपिक्स हैं, आप 8 टॉपिक हैं, 8 एग्जाम है, तो आप उसमें ये करते हो कि साहब मैं 3 महीने तो रिवीजन करूंगा, तो मेरे पास तैयारी करने के लिए 5 ही महीने बचते हैं।
अब 5 महीने में 8 टॉपिक करने हैं तो मैं एक टॉपिक को 15 दिन दे दूंगा या फिर 20 दिन दे दूंगा, उस हिसाब से आप शेड्यूल बना लेते हो। इस टॉपिक को मैं इतने दिन, इस टॉपिक, वो भी एक टाइम टेबल ही है। और मैं भले ही कभी ये दिन वाला टाइम टेबल कि सुबह से लेके 2 घंटे पढ़ना है, 4 घंटे पढ़ना है, 6 घंटे पढ़ना है, वो कभी फॉलो नहीं कर पाया हूँ, लेकिन वो मैंने हमेशा फॉलो किया है कि कोई टॉपिक मुझे 15 दिन में कंप्लीट करना है तो उसको 15 दिन में कंप्लीट किया है। यदि आप वो नहीं कर पाओगे तो मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जो एग्जाम के दिन तक उनका सिलेबस ही नहीं होता और फिर उनको उसी दिन लगने लगता है कि इस बार तो मेरा सिलेबस नहीं हुआ, तैयारी नहीं हुई, तो अगली बार सही है, वो वहीं मोरल डाउन करके चले जाते हैं। तो आप भले ही दिन वाला टाइम टेबल, पहली चीज़ तो ये है कि उसको थोड़ा रिलैक्स्ड बनाओ और फिर उसको फॉलो करने की कोशिश करो। वो डेली का स्ट्रगल होता है, किसी दिन आप फॉलो कर पाते हो, किसी दिन नहीं कर पाते हो, बट जो आपने एग्जाम के लिए टाइम टेबल बना रखा है कि मेरे को तो 8 महीने हैं, मेरे को 3 महीने रिवीजन करना है, 5 महीने में मेरा सिलेबस कंप्लीट करना है, तो वो होना ही चाहिए। अब ये जब चीज़ें आ जाती हैं तो आप ऑलमोस्ट ये है कि आप तैयार हो एग्जाम को देने के लिए, किसी भी एग्जाम को, लेकिन वहाँ इश्यू आ जाता है कि साहब टाइम मैनेज नहीं होता। और टाइम मैनेज होने के लिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब आप सीरियस होते हो, खुद के साथ ईमानदार होते हो, तो आधी समस्या सोल्व हो जाती है। लेकिन फिर भी आपको कुछ चीज़ें जान लो जो साइंटिफिक हैं, तो वो जान लेते हैं तो फायदा होता है। जैसे पहली चीज़ तो ये है कि साइकोलॉजी के हिसाब से सर ये है कि जितना हमारे पास टाइम होता है हमारा काम उतना ही फैल जाता है। जनरली हम एडमिनिस्ट्रेशन में देखते हैं कि जब ऊपर से आता है कि इस विधानसभा क्वेश्चन का रिप्लाई आपको 2 घंटे में बना के भेजना है, तो वो 2 घंटे में चला जाता है। वो बोलते हैं 2 दिन में भेजना है, जाता हमेशा लास्ट मोमेंट पे ही है। वो 2 दिन का टाइम देते हैं तो वो 2 दिन में तैयार होता है, वो 2 घंटे का टाइम देते हैं तो वो 2 घंटे में तैयार होता है। तो योर वर्क एक्सपांड्स टू द टाइम गिवन। वैसे ही जैसे आपको सुबह सुबह आपको 8 बजे की आपकी एग्जाम है या 10 बजे की एग्जाम है, मम्मी ने आपको 6 बजे ही उठा दिया, तो आप क्या करते हो? थोड़ी देर ऊँगते हो, थोड़ा देर सर खुजा लिया, फिर जैसे तैसे करके नहाए, पहुँचते आप उसी 8 बजे हो। और यदि आप गलती से सो गए और आपकी 7:30 बजे आँख खुली, तो आप 15 मिनट में फटाफट तैयार होके पहुँच जाते हो। दोनों में आप तैयार हुए हो, लेकिन आपने एक दिन 2 घंटे लगाए तैयार होने में, एक दिन 15 मिनट लगाए। क्यों लगाए? क्योंकि आपको पता है कि उस दिन 15 मिनट ही हैं। तो बहुत सारे काम ऐसे हैं जिनको कम टाइम में किया जा सकता है, बस आप रियलाइज नहीं करते। यदि उस काम को कम टाइम में किया जा सकता है तो उसके लिए ज़्यादा टाइम क्यों देना? और ये समझने के लिए कि कौन सा टाइम कम काम में किया जा सकता है या कौन से काम को छोड़ा जा सकता है, जनरली एक मैट्रिक्स होती है, उसको बोलते हैं अर्जेंट एंड इम्पोर्टेंट वर्क्स। कौन सा काम अर्जेंट है और कौन सा इम्पोर्टेंट है। और तो इसमें क्या है कि 4 तरह की कैटेगरी बन जाती है कि जो काम अर्जेंट है, वो इम्पोर्टेंट है, उसको अभी करना है। लेकिन जो काम अर्जेंट है बट इम्पोर्टेंट नहीं है, उसको आप भले ही निपटा दो, लेकिन जो अर्जेंट नहीं है और इम्पोर्टेंट भी नहीं है, जैसे बहुत सारे ऐसे काम होते हैं, जैसे आप मोबाइल पे वीडियो गेम खेलना है, यूट्यूब पे कोई मोटिवेशनल स्पीच सुनना है, वो चीज़ें ना तो इम्पोर्टेंट है ना अर्जेंट है, तो उस काम को कभी नहीं करना है। क्योंकि आपके पास और दूसरे काम होंगे जो अर्जेंट होंगे और इम्पोर्टेंट होंगे। और इम्पोर्टेंट कौन से हो जाएंगे? इम्पोर्टेंट ऐसा है जैसे मेरे लिए आज ये काम इम्पोर्टेंट नहीं है कि मैं नॉर्थ ईस्ट के या फिर साउथ ईस्ट की कंट्रीज की कैपिटल्स का नाम याद रखूं, मेरे लिए वो इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन वो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि आपको एग्जाम देना है। तो आपको ऐसे पता होना चाहिए कि मेरे लिए कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है और कौन सी नहीं है। जो इंपॉर्टेंट है वही चीज़ें करनी है, और जो इंपॉर्टेंट नहीं है उसको यदि कर भी रहे हो तो बहुत कम टाइम में करना है। ये टाइम बचाने का एक बहुत अच्छा टूल होता है। जनरली लोग इस चीज़ को रियलाइज नहीं कर पाते हैं और इस वजह से बहुत ज़्यादा धोखा खा जाते हैं। दूसरी चीज़ सर आपने बोली थी कि जनरली ये है कि याद नहीं रहता है, मतलब मेमोरी को कैसे इम्प्रूव करें। तो इसकी भी 2-3 चीज़ें हैं। पहली तो कुछ तो क्या है कि यूनिवर्सल ट्रूथ होती है, बेसिक चीज़ है कि आप रिवीजन करोगे तो ही याद रहेगा। ये चीज़ जितना जल्दी आप दिमाग में बैठा लोगे वो उतना वो है। तो वो चीज़ें 80% सही होती हैं कि भाई आप 80% काम तो आपका उससे हो जाएगा कि आपको रिवीजन करना ही है। जैसे एक लो होता है साइकोलॉजी में, अगेन उसमें क्या होता है कि जैसे ही आप कोई चीज़ पढ़ रहे होते हो उसको विदिन ए डे वो लगभग 33% या
विद इन ए डे आई थिंक 67% उसकी मेमोरी लॉस हो जाता है। उसी मतलब जो फैक्ट आपने पढ़े हैं वो एक दिन के अंदर 67% चला जाता है और एक वीक के अंदर लगभग 75% वो लॉस हो जाता है यदि आप रिवीजन नहीं करोगे तो सबसे अच्छा तरीका होता है कि जैसे ही आपने पढ़ा रिवीजन एक बार तो उसका हाथों हाथ ही कर लो, एक बार 1-2 दिन में कर लो और फिर 1-2 बार 1-2 वीक के बाद कर लो। यदि आप ये रिवीजन कर लेते हो तो आपकी चीज परमानेंट मेमोरी में चला जाता है। और ये आप कब करोगे? जब आपको पता होगा कि वो चीज इंपॉर्टेंट है आपके लिए। रिवीजन के बाद में कुछ और ट्रिक्स होती हैं जैसे याद करने की कि भाई जैसे आपको नॉर्थ ईस्ट के बारे में आप कोई चीज पढ़ रहे हो तो उसका एक एसोसिएशन होता है चीजों के साथ। यदि आपको नॉर्थ ईस्ट का मैप पता है, यदि आपको नॉर्थ ईस्ट में स्टेट्स की दिमाग में है कि ये वाला स्टेट यहाँ है, ये वाला स्टेट यहाँ है, तो आपको चीजें याद करने में आसानी होती है उस स्टेट से रिलेटेड। तो ऐसे ही चीजों का एसोसिएशन बनाना सीखो। और वो तब होगा जब आप जैसे आपने एक बार मैप कर लिया उसके बाद दूसरी चीज करोगे तो वो होगा। उसके बाद आप एक बार आपने ज्योग्राफी कर ली तो जब इकोनॉमी करोगे तो उसका एसोसिएशन बनेगा। जब आप हिस्ट्री पढ़ रहे होगे तो फिर उसमें और एसोसिएशंस बन जाएंगे। लेकिन वो धीरे धीरे होगा और वो तब बनेंगे जब आपकी कंसिस्टेंसी रहेगी। आपने मान लो कि 10 दिन पढ़ाई की है अच्छी, आपने ये तो बोल दिया कि मैंने पॉलिटी तो 10 दिन में बहुत अच्छी कर ली है, अब मैं 5-7 दिन का रेस्ट डिजर्व करता हूँ। यदि आपने वो कर लिया तब तक वो आपने जो पॉलिटी किया है वो खत्म है। फिर जब आप उसी जगह की हिस्ट्री पढ़ रहे होगे तो वो एसोसिएशन नहीं बन पाएंगे। और इसीलिए मेरे को भी ये क्या है कि मेरे बचपन से मेरे को बोला जाता था कि सर कि भाई मेरे को भेज देते हो कि पानी लेके आ बेटा, और मैं परिंदे तक जाके भूल जाता था कि क्या मंगाया था। फिर आके पूछता था कि क्या मंगाया था, तो वापस आके पता चलता था कि पानी मंगाया। ये मेरे साथ बड़ी प्रॉब्लम है और मेरे को लगता था कि ये मेरे को बहुत नुकसान होगा इस चीज का जब मैं कंपटीशन की तैयारी करने लगूंगा। कितने लोगों को लगता है ये चीज कि उनको याद रहने में प्रॉब्लम है? हाँ, तो वो सेम ही केस है मेरे वाला। तो उसमें ऐसा नहीं है कि भाई वो याद रहने में इसलिए प्रॉब्लम है क्योंकि मेरे दिमाग में वो बोल देते थे, मैं सुन लेता था, चला जाता था, लेकिन जब जाता था मेरे दिमाग में कुछ और चल रहा होता था और उस वजह से वो चीज स्लिप हो जाती थी। तो जब आपको लगता है कि आपको याद नहीं रह रहा तो आपको उसको ज्यादा टाइम देना पड़ेगा। जब मैं आंसर लिख रहा होता था बहुत सारी बार, जब मेंस के आंसर हम लिखते हैं तो क्या होता है कि ऐसे लगता है कि भाई आंसर लिख रहा है, आप 2 दिन पहले ही कोई चीज पढ़ी है, आपको उस आदमी का नाम याद नहीं आ रहा, और उस आदमी का नाम याद नहीं आ रहा तो फिर क्या होता है कि आप वो बीटिंग अराउंड द बुश करते हो, उसके बारे में 4 चीजें लिख देते हो, बस उसका नाम नहीं लिख पाते। ये एक आदमी था, फला आदमी था, वो ऐसा था, उसने ऐसा किया था, ऐसा किया था, ऐसा किया था, और उस आदमी के लिए ये चीज लागू होती है। अब उसका नाम लिख देते तो वो आसान हो जाती है वो चीज। अब वो बीटिंग अराउंड द बुश करने से फिर ये टाइम वाला भी समस्या आ जाती है कि आप टाइम पे पेपर पूरा नहीं कर पाते। लेकिन इस चीज में एक सिल्वर लाइन है, आप टेस्ट देते टाइम एक बार नाम भूल गए हो, वो जिंदगी में नाम हमेशा याद रह जाएगा। उस टाइम तो आप भूल गए, वो मॉक पेपर में नहीं लिख के आ पाए, लेकिन जब वो मेंस में आएगा तो आपको याद था कि इस आदमी का नाम मैं भूल गया था और इसका ये नाम याद है। तो इस तरह से अब इसमें ऐसा है जैसे आपने 100 टेस्ट दिए, उसमें 10-10 हर टेस्ट में 10-10 चीजें आप भूले। मान लो कि आपकी मेमोरी कम है, आप 10 जगह चीजें भूल जाओगे, लेकिन वो 10 चीजें आपको हमेशा के लिए याद हो जाएंगी। और वो 10-10 चीजें बन के आप 2 साल के अंदर यदि 100 टेस्ट दिए हैं, 2 साल में 100 टेस्ट बहुत ज्यादा नहीं है, यदि आपने 100 टेस्ट भी दिए हैं तो वो 1000 चीजें आपके याद हो जाएंगी। और जब भाई ऑब्जेक्टिव है उसमें तो चीजें सामने लिखी हुई होती हैं, उसमें तो सामने लिखी हुई होती है ना, एक आइडेंटिफाई करना होता है तो उसमें तो आसान है। सब्जेक्टिव में आपको रिकॉल करके लिखना होता है, लेकिन उसमें भी जब आपको 1000 चीजें याद होंगी तो आप कोई ना कोई चीज तो उसमें लिख के आ ही जाओ। और ये फायदा होता है, और उससे ना केवल आपका टाइम बचता है, आपकी स्पीड भी बढ़ती है। जब आपको कॉन्फिडेंस होता है, आपको चीजें पता है। अब जैसे मैडम का तरीका ये था कि उन्होंने बहुत सारे मॉक पेपर्स लिखे, मैंने भी कोशिश की मॉक पेपर्स लिखने की, लेकिन मैंने बहुत सारे नहीं लिखे। लेकिन मेरे को फायदा इस चीज का हुआ कि विथ टाइम जैसे जैसे मैंने प्रैक्टिस करी तो उसमें ऐसा हो गया कि मेरी लिखने की जो मैंने एक्सप्रेस कर रहा था उसकी क्वालिटी इंप्रूव हो गई। तो 200 वर्ड्स में मैं हमेशा 200 वर्ड्स कभी नहीं लिखे, मैंने 180 वर्ड्स ही लिखे। लेकिन पहली बार जब 180 वर्ड्स लिखे तो 10 में से 5 नंबर आ रहे थे। अगली एग्जाम में जब 200 वर्ड्स में से 180 वर्ड्स लिखे तो 10 में से 6 नंबर आ गए। फर्क इतना ही पड़ता है। अब इसमें बात ये थी कि साहब जैसे बहुत सारे लोगों को ये होता है कि मेरी अंग्रेजी ठीक नहीं है, या मेरे को जैसे मैं मेरा ही एग्जांपल दे देता हूँ सर, अंग्रेजी का बड़ा इशू था। मतलब
राजस्थान बोर्ड से पढ़े थे, 12वीं तक हिंदी मीडियम था, आईआईटी में चले गए, लेकिन वहाँ भी ये इंग्लिश हिंदी वाले स्ट्रगल की वजह से, मतलब वहाँ ऐसा है कि यदि आपको फेल होने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। आईआईटी में एक बार पहुँच जाते हो ना, तो वहाँ फेल होने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। आपको क्लासेस बंक मारनी पड़ेंगी, आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना पड़ेगा, आपको एग्जाम बंक मारनी पड़ेगी, तब जाके वो फेल करते हैं, अदरवाइज वो पास तो कर ही देते हैं। तो जैसे तैसे वो बीटेक तो हो गई, लेकिन उसमें मेरे को हमेशा ये समस्या आई कि भाई वो क्या है कि वो जो उनके क्वेश्चंस आते थे वो लेंथी सा क्वेश्चन आता था, सारा इंग्लिश में क्वेश्चन आता था। तो उसमें क्या होता था कि कहीं भी एक लाइन को पढ़ने में या पढ़ लिया, उसको समझने में थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती थी, तो वो तो कैलकुलेशन थी, वो यहाँ से इधर जाने के बजाय वो जयपुर के बजाय दिल्ली पहुंच जाती थी, आंसर कुछ और ही आता था। तो उस वजह से मतलब ऐसे कभी कॉन्फिडेंस नहीं आया। फिर जब आईएएस की तैयारी करने लग गए तब तो ये बड़ी समस्या हो गई भाई। उसमें तो जैसे तैसे करके न्यूमेरिकल्स थे, सोल्व हो जाते थे, तो 10 में से 5 भी सोल्व हो गए तो अच्छे मतलब जीपीए वगैरह बन गया। लेकिन जो यूपीएससी वाली है उसमें तो हर एक पेपर में आपको अच्छे से लिख के आना है भाई। पहली चीज तो ये है कि मैं बहुत ज्यादा नहीं लिख सकता। दूसरी चीज ये, जो लिख रहा हूं उसकी क्वालिटी खराब है, क्योंकि पहले दिन जो पेपर दे के आया उसमें वो हर क्वेश्चन में उसने 20 गोले बना दिए, ये स्पेलिंग गलत, ये स्पेलिंग गलत, ये स्पेलिंग गलत। तो उस चीज से डिसहार्टन होने के बजाय मैंने उनको इम्प्रूव करना शुरू किया। और जैसे जैसे हम टाइम के साथ, वो होता है ना कि वो रसरी आवत जाते वाली चीज, तो उसमें कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ऐसा नहीं है कि मैंने बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किया उस वजह से हुआ या मैंने, लेकिन जो जो गलतियां होती गई उनको सुधारते गए। और जब गलतियां सुधारते जाते हैं तो डेफिनेटली एक इम्प्रूवमेंट होता है। अब आप यकीन नहीं करोगे, जैसे मैंने जो पहला पेपर दिया था उसके अंदर मैं प्रीलिम्स में 3 मार्क्स से रहा, दूसरा पेपर दिया उसमें मेंस क्वालिफाई करने से 4 मार्क्स से रहा, तीसरा पेपर दिया उसमें अगेन इंटरव्यू में 4 मार्क्स से रहा, मतलब 3 साल हर साल। और चौथे साल में मैं आईएएस बना। वो इसलिए हुआ क्योंकि मैं हर साल लगा रहा। यदि मैं कहीं भी ये सोच लेता कि अब ये नहीं हो पाएगा या इम्प्रूवमेंट नहीं होगा, तो वो चीज़ मुश्किल हो जाती। दूसरा तरीका ये भी है कि आप एक ही साल में रात दिन लगे रहो। भाई हर इंसान का ये है ना कि अलग अलग स्टेमिना होता है, अलग अलग तरीके से वो सोचता है, तो आपको अपनी स्ट्रेंथ्स आइडेंटिफाई करनी पड़ेंगी। जैसे मैंने तीसरे साल पेपर दिया, उसमें मेंस दिया उसमें, और उसमें मेंस में इंटरव्यू तक जाके रह गया, तो उसमें पता चल गया कि मेरे को इस चीज़ की समस्या है, मेरी स्पीड कम है या मेरे को एथिक्स के अंदर मार्क्स नहीं आ रहे। एक बार आपने वो देख लिया फिर इंप्रूवमेंट हो जाता है, लेकिन वो चीज़ करने के लिए आपको एक बार वहाँ तक पहुँचना पड़ेगा, और पहुँचने के लिए जो पहले वाली सारी चीज़ें हैं वो करनी पड़ेंगी। एक बात रहती है कि साहब मेरे को तो टेंशन बहुत होती है, टेंशन होने की वजह से मैं पढ़ नहीं पाता। और बहुत सारे लोगों को तो इस बात की टेंशन हो जाती है कि मेरे को टेंशन हो रही है, इस बात की टेंशन है उनको कि मेरे को टेंशन क्यों हो रही है। एक दो जगह मैंने और भी लोगों को मोटिवेट करने के लिए किया था, तो उन्होंने बोला कि साहब मेरे को तो इस बात की टेंशन हो जाती है कि मेरे को टेंशन हो रही है और इस वजह से मैं नर्वस हो जाता हूँ और फिर एग्जाम में लिख नहीं पाता हूँ। तो बेसिक सी बात यह है कि आपको ये जानना जरूरी है कि टेंशन कोई आउट ऑफ द वर्ल्ड चीज़ नहीं है। जैसे इंसान को डर लगता है वैसी टेंशन होती है, जैसे इंसान को अच्छा लगता है, खुशी होती है, वैसी टेंशन एक मतलब इमोशन है हमारे। और वो होना जरूरी है। यदि वो नहीं होगा तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। और प्रॉब्लम ऐसे होगी कि भाई अगेन ये प्रूवन फैक्ट है कि जब टेंशन जीरो होती है, टेंशन और जो आपकी प्रोडक्टिविटी होती है उसमें एक बेल शेप का कर्व होता है। तो जब टेंशन जीरो होती है तब आपकी प्रोडक्टिविटी भी जीरो होती है। आपको टेंशन ही नहीं है। वो सर बोल रहे थे कि बहुत सारे लोग ग्रेजुएट कर लेते हैं लेकिन उनको ये नहीं पता होता उनको बनना क्या है या करना क्या है, या नौकरी करनी है, प्राइवेट बिजनेस करना है, क्योंकि उनको टेंशन नहीं है। वो टेंशन नहीं है तो वो कुछ प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे, उनकी प्रोडक्टिविटी जीरो रहेगी। तो आपको ये जानना जरूरी है कि टेंशन नॉर्मल है, उसके बारे में कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और टेंशन यदि जीरो है तो टेंशन लेने की जरूरत है। कि टेंशन एक ऑप्टिमम लेवल पे होती है तब हम चीज़ों को इंपॉर्टेंस देना शुरू कर, तब उनको तवज्जो देना शुरू करते हैं, और जब तवज्जो देते हैं तब हमारी रिजल्ट आता है। तो और ये भी नहीं है कि आपकी टेंशन इतनी ज़्यादा बढ़ जाए कि आप लिख ही नहीं पा रहे हो, आपका हाथ कांप रहा है। यदि वो भी है तो समस्या है, आपको थोड़ा सा खुद पे काम करने की ज़रूरत है, मेहनत करने की ज़रूरत है, ज़्यादा पेपर देने की है। सर बाकी रही बात आंसर राइटिंग की चीज़ पूछी, अच्छा नोट्स मेकिंग।
अच्छा, नोट्स मेकिंग वाली चीज़ अगेन सबसे बड़ी बात इसमें यही होती है कि सब जब पहली बार पढ़ रहे होते हैं तभी हम नोट्स बना रहे होते हैं, और जब पहली बार पढ़ रहे होते हैं तब ऐसा लगता है कि सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। मतलब मेरे एक दोस्त है, उसने वो लक्ष्मीकांत से वो पढ़ने बैठ गया और नोट्स भी बनाने बैठ गया, उसने पूरी लक्ष्मीकांत लिख डाली। मैंने कहा भाई क्यों बनाया, अब इस रिवीजन तो लक्ष्मीकांत से ही कर लेगा। तो बेटर ये है कि नोट्स बनाने में आपको सारी चीज़ें, मेरे हिसाब से तो ये है कि आपको पहले सिलेबस का, या तो आप कोई आपको डिक्टेट करे नोट्स बनाना, जैसे आप कोचिंग में जाते हो या ऑनलाइन कोई क्लासेस देख रहे हो तो आपको डिक्टेट करते हैं कि ये चीज़ें आप लिख लो। यदि आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो और पहली बार ही किसी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो तो नोट्स मत बनाइए, पहले एक बार उसको देख लो कि उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। एक बार आपको आइडिया हो जाएगा कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है कौन सी नहीं है, तो आप बेटर तरीके से लिख पाओगे। मेरा इसमें ये रहता था कि मैंने जैसे कोचिंग में उन्होंने नोट्स बनवा दिए तो मोटे मोटे तो नोट्स बन गए, मैंने आधा आधा पेज खाली छोड़ दिया था उसमें। फिर मैं जब भी रिवीजन करता था तो मुझे कुछ चीज़ें ऐसी होती थी जो क्लिक करती थी, जैसे लगता था कि भाई ये चीज़ तो इम्पोर्टेंट है, कोई न्यूज में आ गई, कोई किसी ने बता दी, कोई जब टेस्ट पेपर दिया तो उसके अंदर कोई क्वेश्चन आ गया जो मेरे से गलत हो गया, या कहीं से भी कोई चीज़ किसी दोस्त ने बता दी, तो वो चीज़ जो है जैसे ही वहाँ पे पता चली मैंने वो जो नोट्स में जगह छोड़ी हुई थी उसी में नोट कर ली। तो जैसे जैसे मेरा रिवीजन हुआ मेरा नोट्स बढ़ते गए, मतलब उनकी रिचनेस आती गई नोट्स में, उससे मेमोरी भी इम्प्रूव हुई। और एक चीज़ इसमें यह भी है कि जब हम खुद नोट्स बनाते हैं और इसको डिस्कस कर लेते हैं, जैसे बहुत सारे लोगों के साथ ये प्रॉब्लम है कि वो दूसरों के साथ डिस्कस नहीं करते और इस वजह से भी मेमोरी का इशू रहता है। सबसे अच्छा तरीका है, सर को इतनी ज़्यादा चीज़ें सर बोल रहे थे अनुभव से याद है, सर को इसलिए भी याद है क्योंकि वो लोगों को बता रहे हैं, इतने टाइम से वो लोगों को ये चीज़ें बता रहे हैं, इसलिए वो चीज़ें याद हैं, उनकी क्लियरिटी बढ़ती जा रही है। तो आप भी जब भी कोशिश करो कि आप अपने जो भी ग्रुप्स या सर्कल्स में बैठो तो ये कोशिश किया करो कि आप उन चीज़ों के बारे में एक दूसरे के साथ डिस्कस करो। जब डिस्कस करोगे तो मेमोरी और इम्प्रूव होगी, उसमें टाइम वेस्ट नहीं होता। बट ये है कि डिस्कस वही चीज़ें करनी है जो आपके एग्जाम से रिलेटेड हो, वरना टाइम बहुत वेस्ट हो जाता है। नोट्स मेकिंग के अलावा एक आंसर राइटिंग की चीज़ थी। आंसर राइटिंग का ये है, कुछ बेसिक तो ये चीज़ें बताई जाती हैं सर, हर यूट्यूब पे जो गाइड करता है आंसर राइटिंग को लेके बहुत सारा कंटेंट है, एक बार इंसान प्री क्लियर करके वहाँ तक पहुँच जाता है तो वो ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं, तब आप उस चीज़ को अप्रिशिएट भी कर पाओगे कि आंसर राइटिंग कैसे करनी है। जब आप खुद लिखोगे, खुद की गलतियाँ पहचानोगे, तब आपको पता चलेगा कि आंसर राइटिंग कैसे करनी है। मैं बता भी दूंगा तो अभी आप भूल जाओगे, फिर भी मैं बेसिक नॉलेज के लिए है कि आंसर राइटिंग बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। कोई भी क्वेश्चन आपके पास आता है, जैसे हिस्ट्री का ही क्वेश्चन आ गया कि महाराणा प्रताप और अकबर के संबंधों के का मॉडर्न हिस्ट्री पे क्या प्रभाव पड़ा, ये सवाल आ गया, तो उसमें आपको रॉकेट साइंस नहीं है। मुझे नहीं पता कि क्या प्रभाव पड़ा, मैं जस्ट क्वेश्चन भी मेरे दिमाग में अभी आया है, तो मैं यदि मेरे सामने ये क्वेश्चन एग्जाम में आता तो मैं इसको किस तरह से अप्रोच करता हूँ, मैं एक बेसिक सा बता देता हूँ आपको। पहले तो मैं उस क्वेश्चन को समझता कि भाई ये क्वेश्चन किस चीज़ से रिलेटेड है। भाई हिस्ट्री के अंदर ये मिडिवल से पहले का है और उसका इफेक्ट पूछ रहा है मॉडर्न पे, मिडिवल के टाइम का है और उसका मॉडर्न पे इफेक्ट पूछ रहा है, तो मैं वही चीज़ लिख देता कि भाई मिडिवल के टाइम। पहले तो उसका इंट्रोडक्शन का मतलब होता है कि आप एक तरह से एग्जामिनर को ये बताते हो कि भाई मेरे को क्वेश्चन तो समझ में आ गया है, तो इंट्रोडक्शन लगभग 3-4 लाइन का होता है, उसमें आप ये बता देते हो कि भाई मेरे को इसमें ये मिडिवल टाइम पे जो अकबर और महाराणा प्रताप में काफ़ी लड़ाइयाँ चली थी, हल्दी घाटी की लड़ाई हुई थी, और उससे राजपूतों में जो राजपूतों और मुगल साम्राज्य में जो कड़वाहट आई उसके प्रभाव देर तक देखने को मिले। ये चीज़ें आप एक बार इंट्रोडक्शन में लिख दोगे तो आप उसको पता चल जाएगा कि भाई क्या क्या लिखना है। फिर जब बॉडी मेन पार्ट आता है उसके अंदर भी दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। उसमें भाई आपको पूछा है कि मॉडर्न हिस्ट्री पे क्या प्रभाव पड़ा, तो आप बता दोगे कि उस टाइम की पॉलिटी पे क्या प्रभाव पड़ा, उस टाइम की इकोनॉमी पे क्या प्रभाव पड़ा, उस टाइम राजस्थान का जो परिप्रेक्ष्य था उसमें क्या प्रभाव पड़ा, उस टाइम जब मॉडर्न में मराठा आए तो उन पे क्या प्रभाव पड़ा। 2-2, 4-4 लाइनें सबकी लिख के लास्ट में उसको कंक्लूड कर दोगे, आराम से 10 में से 5-6 नंबर का आपने कंटेंट तैयार कर लिया है। तो मैं अगेन बोल रहा हूँ, कंटेंट और नॉलेज कभी भी RS IAS की एग्जाम को क्लियर करने में बाधा नहीं होते हैं। बाधा होती हैं अपनी खुद की आदतें, बुरी आदतें, कि हम या तो खुद के साथ ईमानदार नहीं हैं, खुद के साथ जो टाइम देना चाहिए वो नहीं दे पा रहे हैं, कंसिस्टेंसी से काम करना है वो नहीं कर पा रहे हैं, या जितना टाइम करना है भाई 2 साल। अब जैसे इसमें क्या है कि 10 के आसपास टॉपिक्स हैं अलग अलग, तो अब
कोई एग्जाम है उसमें यदि एक ही टॉपिक आ रहा है तो उसको आप 6 महीने में तैयार कर सकते हो, लेकिन जब 10 टॉपिक हैं अलग अलग तो आपको 2 साल का लेके ही चलना पड़ेगा। यदि आप 6 महीने में 10 टॉपिक तैयार करना चाहोगे तो ना तो वो जो मैं एसोसिएशन वाली बात कर रहा था, ना तो एसोसिएशंस बन पाएंगे, ना आप उसमें रिचनेस ला पाओगे, ना आपकी खुद की प्रॉपर समझ डेवलप होगी। तो आपको वो चीज़ें करनी है, 2 साल का टाइम लेके चलना है, और ये यदि आप खुद की आदतों को ठीक रखोगे तो ये एग्जाम करना बड़ा आसान है, ये मेरा मानना है। बाकी सर बता देंगे। किसी का कोई सवाल हो इस चीज़ जो मैंने बताई है उससे, उसके अलावा तो आप जरूर पूछिए। हाँ नहीं, मैं अगेन वही बात बताई कि आप उसके साथ तैयारी किस चीज़ की कर रहे हो। इन्होंने पूछा है कि जैसे द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल पढ़ते हैं जनरली, तो उसको 2-3 दिन में भूल जाते हैं, उसका रिवीजन कैसे करें, उसके नोट्स बना के रखें नहीं रखें, तो वो चीज़ ये पूछ रहे हैं। तो मैं जानना चाह रहा हूँ कि आप तैयारी किस एग्जाम की कर रहे हो? यूपीएससी की कर रहे हो, सिविल सर्विसेज की? अब तक आपने सिलेबस कितना किया है? कोई कोचिंग ली है आपने? सिलेबस कितना किया है? एनसीईआरटी की होगी, एनसीईआरटी की। हाँ, तो बिगिनिंग में ये प्रॉब्लम आती है कि आपको पता नहीं चलता कि कौन सी चीज़ याद रहेगी या कौन सी चीज़ नहीं रहेगी। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप भूल गए हैं, इंपॉर्टेंट ये है कि आपने वो चीज़ पढ़ी है, और आप यदि रेगुलर पढ़ोगे तो उसमें से चीज़ें याद भी रहने लग जाएंगी, आपको पता भी चलने लग जाएगा कि कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट। पहली बार में समस्या आएगी कि आप भूल जाओगे, पर याद रख के कर भी क्या लोगे? पढ़ना इंपॉर्टेंट है भाई। उसमें से जो चीज़ आपको, तो अभी आप मेंस नहीं लिख रहे हो, जब मेंस लिखोगे उससे 6 महीने पहले, 1 साल पहले आप उस टाइम ये देखने लग जाना कि अब इसमें से मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसमें से मैं क्या चीज़ है जो मेरी कॉपी में रिप्रोड्यूस करके आ सकती हूँ। उस टाइम ये चीज़ इंपॉर्टेंट रह जाएगी। अभी सिर्फ आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि वो चीज़ समझ में आ जाए। भाई 2000 का डिमोनेटाइजेशन हुआ है, उसके ऊपर एडिटोरियल आया होगा, उसमें 10 चीज़ें बताई होंगी कि पहले वाला ठीक था, नहीं था, इस बार वाला ठीक था। यदि वो चीज़ आपको समझ में आ गई है वो बहुत बड़ी बात है। बस वही करना है आपको, और जब लगातार करते रहोगे तो चीज़ें याद भी आएंगी, तब आपको पता रहेगा कि देश दुनिया में क्या चल रहा है। क्योंकि आरएएस और आईएएस की एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, सिलेबस का सबसे क्रिटिकल पार्ट होता है, जो सिलेबस में दी हुई होती है उनसे रिलेटेड चीज़ें ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, ये वर्ड जुड़ा हुआ होता है वहाँ पे, इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। तो भाई जब आपको पता ही नहीं है कौन सी चीज़ नेशनल इंपॉर्टेंस की है, तो फिर उस चीज़ को आप रिप्रोड्यूस या उसको कैसे अप्रिशिएट कर पाओगे, पढ़ कैसे पाओगे? वो तभी पता चलेगा जब आप पढ़ोगे। जब आप 10 दिन तक लगातार न्यूज में देखोगे तो एक ही चीज़ का 5 बार एडिटोरियल आ गया और किसी चीज़ का एक दिन आया और फिर नहीं आया, और कोई चीज़ प्योरली कोई पॉलिटिकल एजेंडा भी छाप दिया किसी ने, तो वो चीज़ तो तब पता चलेगी ना जब आप कंसिस्टेंट रहोगे उस चीज़ में। बट करना ऐसा है, करंट अफेयर्स के लिए भी मैं जब भी किसी को सजेस्ट करता हूँ, ये है कि आपको एक न्यूज़पेपर और एक कोई मंथली मैगजीन ये करते रहो आप, फिर आपको बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, इधर उधर भागने की जरूरत, इंडिया ईयर बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली करने की ज़रूरत नहीं है। आप यूट्यूब पे जाओगे तो हो सकता है कि बहुत सारे लोग ये भी सजेस्ट कर दें कि आप ये वाली पढ़ लो, ये योजना पढ़ लो, वो पढ़ लो, लेकिन वो सारी चीज़ें आपके लिए ज़रूरत नहीं। आपको यदि लगे कि मेरे पास पढ़ने के लिए कुछ नहीं है, मेरे को तो सब याद हो गया, तो हो सकता है आप योजना भी पढ़ लो, ईयर बुक भी पढ़ लो और इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली भी पढ़ लो। लेकिन शुरू के लिए आपको सिर्फ 2 चीज़ें करनी है, कोई भी एक न्यूज़पेपर और एक मंथली मैगजीन। यदि आप उसको सिंसियरली कर रहे हो तो आपका करंट अफेयर्स 95% तैयार हो रहा है। आपको यदि वो 5% भी नहीं छोड़ना तो वो एक अलग बात है, और यदि आप इतना कर सकते हो तो मोर देन वेलकम। बट अगेन मेरा यही है, इन दोनों एग्जाम्स में इट्स एन नॉट एन टेस्ट ऑफ योर कि भाई आप मेरिट में आ सकते हो, एक्सीलेंस करना है किसी भी सब्जेक्ट में, पॉलिटी पढ़ रहे हो तो पॉलिटी में रिसर्च करके बैठना है, वो आपको पीएचडी की डिग्री नहीं देंगे। आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए, आपको उस चीज़ को जो आप पढ़ रहे हो उसकी समझ होनी चाहिए और उसको वापस लिखना आना चाहिए, बस इतना है। और उसमें भी डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आते, मैंने बता दिया। जो मेरे हिसाब से जो सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन बन सकता था वो मैंने बना के बता दिया, और उसका आंसर भी आपको बता दिया किस तरह से यदि कोई उसको लिखे तो अप्रोच करेगा। और कोई सवाल?
आईएएस की तैयारी शुरू करने का जनरली ये होता है कि एक तरह से जब इंसान ग्रेजुएशन शुरू करता है, जैसे बीए शुरू करता है, बीएससी शुरू करता है, तब वो माइंड मेकअप कर सकता है। बट जो फाइनल ईयर होता है उस टाइम से उसको शुरू कर देनी चाहिए। जैसे फाइनल ईयर में आ गया, बीटेक कर रहा है तो फोर्थ ईयर में, बीए कर रहा है तो थर्ड ईयर में वो शुरू कर सकता है। उससे पहले इसलिए नहीं करनी चाहिए क्योंकि आप वो शुरू करने लग जाओगे तो आप अपनी डिग्री अच्छे से नहीं करोगे, और इस एग्जाम में यदि आप अपनी डिग्री अच्छे से नहीं करते हो तो आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। आपको लगता है कि मेरी डिग्री में बहुत अच्छे मार्क्स नहीं है तो बाकी, और बात यह है कि जो आप डिग्री में बीए की एग्जाम कर रहे हो उसमें जो आंसर्स लिख के आ रहे हो वैसे ही तो आंसर्स आगे आने हैं, वो कोई दूसरे थोड़ी आ जाएंगे। तो आप अपनी डिग्री अच्छे से करो, वो एक तरह से आपका सॉलिड बेस बना देगा तैयारी करने के लिए। फाइनल ईयर में आप तैयारी शुरू कर सकते हो। 2 साल का टारगेट लेके चलो तो ग्रेजुएशन करने के 1 साल बाद तक आपका सिलेक्शन आसानी से हो सकता है। जो थोड़े से मेरी तरह धीरे धीरे करते हैं, थोड़े से लेजी हैं नेचर में, वो लोग हो सकता है 3-4 साल भी लग जाए, बट इट्स इजी। हेलो सर, मेरा सवाल ये है कि सर जैसे हम लोग पढ़ते हैं सर, और पढ़ने के बाद भी सर ऐसा लग रहा है कि ना मतलब पढ़ने के बाद सर उसको जैसे महीने बाद जैसे कोई भी क्वेश्चन कर लेते हैं उस टॉपिक से, तो सर हम बता नहीं पता चलता है कि हम मतलब सही से नहीं पढ़ रहे हैं। तो सर मतलब पढ़ रहे हैं लेकिन सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है कि ऐसा क्या हो रहा है? नहीं, 2 चीज़ें हैं। एक तो देखो थोड़ी सी कमी है, वो तो सबको खलती है। कोई भी जो टॉपर होगा ना यूपीएससी का, वो भी एग्जाम से पहले दिन उसको ये लगेगा कि यार इस बार तैयारी पूरी नहीं हुई। सबको लगता है, मेरे को भी लगता था। जिस बार सेलेक्ट हुआ उससे भी पहले दिन, आपको मेंस का जब एग्जाम होता है उससे पहले दिन लगता है यार तैयारी इस बार पूरी नहीं है, इस बार तो शायद नहीं हो पाएगा, अगली बार देखेंगे। बट वही है कि आपको अपना बेस्ट उस टाइम पे, जैसे मैंने लास्ट अटेम्प्ट दिया था तो मेरे एक दोस्त ने, मैंने यही कि यार इस बार तो नहीं हो पाएगा शायद, तो उसने ये एक चीज़ बोली कि यार भाई आर यू जजिंग योर सेल्फ, भाई तूने मेहनत कर ली, खुद को क्यों जज कर रहा है? लेट यूपीएससी जज नाउ, भाई यूपीएससी को जज करने दो। और तुम्हें ये तो है ही नहीं ना कि तुम्हें सब कुछ आने लग जाएगा तभी तुम एग्जाम दोगे। जो एग्जाम बाकी लोग दे रहे हैं वो भी इसी डिलेमा से गुजर रहे हैं। जो बाकी लोग एग्जाम दे रहे हैं उनको भी यही समस्या है कि याद नहीं होता, टाइम मैनेज नहीं होता, मेरे को ये दिक्कत हो रही है, वो दिक्कत हो रही है, फिर भी वो कोशिश करते रहते हैं। और जो थोड़ी सी अच्छी कोशिश कर लेता है वो अच्छा स्कोर कर लेता है। आपका जो स्पेसिफिकली चीज़ ये है कि याद नहीं रह रही है, तो उसमें मेरा ये है कि आप यदि आपने एक बार सिलेबस कंप्लीट कर लिया है तो उसके बाद में ज़्यादा जो हेल्प होती है वो टेस्ट सीरीज से होती है। भाई मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो 3-3, 4-4 बार रिवीजन कर लेते हैं, लेकिन जब लिखने बैठते हैं तो वो गलतियां करते हैं, और वो गलतियां होंगी, तो स्वाभाविक है कि वो गलतियां होंगी। वो गलतियां तभी दूर होंगी जब आप लिखोगे, खुद पढ़ोगे, दूसरे से पढ़वाओगे, चेक होके आएगी तो आपको पता चलेगी कि ये चीज़ें आप इम्प्रूव कर सकते हो। जब आप टेस्ट दोगे तो धीरे धीरे वो कंसिस्टेंटली इम्प्रूव होगा। और एक बार वही है, थोड़ा सा ही तो इम्प्रूव करना है। ज़्यादा आप यदि नहीं टेस्ट देके फिर भी एग्जाम दोगे तो ये मान लो कि आप कट ऑफ से 5-7 नंबर नीचे रह जाओगे। बहुत सारे लोगों को देखा है जो हर बार कट ऑफ से 5-7 नंबर नीचे रह जाते हैं। वो इसीलिए रह जाते हैं क्योंकि वो जो उन्होंने एक बेसिक तैयारी तो कर ली, अब उसको वो बूस्टअप नहीं दे पा रहे हैं, या उसमें जो इंक्रीमेंटल इंप्रूवमेंट है वो नहीं कर पा रहे हैं। और वो तब होगा जब प्रॉपर टेस्ट दोगे आप और उनमें जो गलतियां आ रही हैं उनको रेक्टिफाई करने की कोशिश करोगे, और तब आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा कि मेरे को याद है। वरना भाई बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको एग्जाम देने का कॉन्फिडेंस कभी आता ही नहीं है। उनको लगता ही रहता है कि मेरी एग्जाम मैं नहीं दे पाऊंगा, मेरी तैयारी पूरी नहीं है। तो यदि आप ये सोच के बैठे हो कि तैयारी पूरी होने के बाद ही एग्जाम दूंगा, तो वो एक आपकी गलत फहमी है। वो समय कभी नहीं आएगा जब आपकी तैयारी पूरी हो जाएगी, क्योंकि इस दुनिया में इतनी चीज़ें हैं जानने के लिए, पढ़ने के लिए, सुनने के लिए, कि कभी कंप्लीट नहीं होंगी। और कोई यहाँ एक बिटिया थी। नेगेटिविटी इस चीज़ के बारे में कि भाई मेरी तैयारी सफिशिएंट नहीं है या शायद मेरे से हो नहीं पाएगा, ये दूसरी बातें भाई जैसे फैमिली से रिलेटेड कोई हो गया या फिर कोई रिश्तेदारों से रिलेटेड हो गया, उन्हीं चीज़ों के बारे में कि जो भी नेगेटिव हो रहा है आसपास वो सारी चीज़ें चलती रहती। तो उसमें मेरे हिसाब से ये होता है, देखो आपको थोड़ा तो स्ट्रगल मेंटली करना पड़ता है, आपको डिस्ट्रैक्शन से दूर जाने के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे वो इंसान को प्रायोरिटी सेट करने की बात होती है। जैसे मेरे घर वाले ऐसे बोलते हैं कि भाई किसी की शादी में कोई जाने वाला नहीं है तो तेरे को जाना ही पड़ेगा।
अब नहीं जाएंगे तो वो ओड़मा दे देगा, तो ओड़मा दे देगा तो पहाड़ थोड़े टूट जाएगा, भाई ओड़मा ले लेना तुम। मैं कभी नहीं गया, जब तक 4 साल मैंने तैयारी करी, ना किसी की शादी में गया, ना किसी की स्वामणी में गया। तो वो एक चीज़ होती है प्रायोरिटी सेट करने की, और शायद वो चीज़ आपको बचाती भी है इस नेगेटिविटी से। तो आपको ये थोड़ा सा मेंटली स्ट्रांग होना पड़ेगा कि भाई मेरे को फर्क नहीं पड़ता लोग क्या सोच रहे हैं। भाई अल्टीमेटली ये इंसिडेंट मैं मेरा ही बता देता हूँ। जब मैं 4th अटेम्प्ट देके आ गया था, रिजल्ट नहीं आया था, तो उस टाइम के बाद कोविड आ गया, कोरोना आ गया था 2020 में, 2019 में कोरोना 20 में था, 20 में कोरोना आ गया था। और उसके बाद मतलब उस टाइम थोड़ी सी एक ऐसे नेगेटिविटी सी हो गई थी कि यार अब नहीं हो पाएगा शायद। मैंने 4 दे दिए थे और मैं दिल्ली से छोड़ के आ गया था। मैंने कहा मेरे से नहीं, मुझे नहीं करनी है चीज़। तो लोगों ने ढाणी में लोगों ने ऐसे बोलना भी शुरू कर दिया कि भाई ये तो, इससे तो IIT नहीं हुई है, काय की नौकरी लगेगा, मतलब ये तो IIT का तो सिर्फ दिखावा था, बाकी अभी तक हुई नहीं है इसकी। मतलब बातें बनाने को लोग कुछ भी बना लेते हैं। तो आप जितना उनके पास रहोगे वो बातें बनाएंगे, उसका कुछ सॉल्यूशन नहीं है। और जब चीज़ जैसे रिजल्ट आ गया, सिलेक्शन हो गया, तो वही लोग दूसरी तरफ बोले हम तो पहले ही पता था हमें तो कि ये तो अच्छा करेगा। तो ये चीज़ तो चलती रहती है। मतलब सोसाइटी बहुत स्टैटिक है। जो नेगेटिव बोलने वाली और पॉजिटिव बोलने वाली चीज़ें हैं, या जो रिश्तों के झगड़े हैं, या जो परिवारों की चीज़ें हैं, जो पारिवारिक ड्रामे हैं, ये हर परिवार की कहानी है। और ये आज की नहीं, सदियों से चलती आ रही है, ऐसी ही चलती रहेगी। आपको ये है कि आपको ये जानना है कि ये ऐसे ही चलता रहेगा। ये बस ये है कि आपको उस सब के दौरान अपना करियर बना के निकलना है। और वो तभी बनेगा जब आप थोड़ा सा स्ट्रगल करके उस पर अपना वो दोगे। और कोई डाउट? यूपीएससी एग्जाम के लिए बुक्स कौन से पढ़े? अच्छा, इसमें आपने तैयारी शुरू कर दी है? तो इसमें बेसिकली कुछ तो होता है, जैसे पहले तो NCERT से शुरू करते हैं। NCERT मैंडेटरी नहीं है, लेकिन यदि आपको लगता है कि आपकी इंग्लिश वगैरह वीक है, या फिर आप जिस भी मीडियम में दे रहे हो उसके अंदर आपको पकड़ वीक है, तो जनरली NCERT से शुरू करते हैं। वो इसलिए क्योंकि NCERT की लैंग्वेज, आप थोड़ा साइड में हट जाइए प्लीज़। NCERT की लैंग्वेज बहुत सिंपल है और उस वजह से वो समझ में भी आती है, चीज़ें याद भी रहती है। एक बार आप NCERT पढ़ लेते हो तो आपको सिलेबस का थोड़ा सा आइडिया हो जाता है। उसके बाद में हर टॉपिक की एक एक बुक होती है, जैसे इसकी लक्ष्मीकांत है, आर्ट एंड कल्चर की नितिन सिंघानिया है। वो बुक की लिस्ट आपको कहीं से भी मिल जाएगी। इसमें ज्योग्राफी की माजिद हुसैन है, मतलब हर टॉपिक की एक एक बुक है और वो एक एक ही लेनी है आपको। जैसे हिस्ट्री की स्पेक्ट्रम है, यही सब है। दैट डिपेंड्स ऑन यू कि भाई आप कितना कंफर्टेबल हो। मैंने 9th से शुरू की थी, 9th 10th 11th 12th, वो भी सारी नहीं करी थी। बेसिकली ज्योग्राफी की और पॉलिटिक्स की ज़्यादा पढ़ी थी मैंने, बाकी की नहीं पढ़ी थी, इकोनॉमी वगैरह की नहीं पढ़ी थी। बट वो आप पे डिपेंड करता है कि जैसे मान लो आपको लगता है कि आप 11th वाली लेके बैठे हो और आपने एक दिन में पूरी कर दी और आप उसमें परफेक्टली कंफर्टेबल हो, सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं, तो फिर 9th 12th की पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, लक्ष्मीकांत अपने आप में सफिशिएंट है, पॉलिटी और गवर्नेंस दोनों के लिए। और किसी का कोई सवाल? गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर, अभी आरपीएससी के 12th के और 10th के रिजल्ट आए हुए और एक तरह से बोर्ड एग्जाम में नंबरों की दौड़ लगी हुई और लगभग 99% आप देखते हैं कि बच्चे नंबरों की दौड़ में काफी पीछे रह जाते हैं। और उनके जो आरपीएससी या यूपीएससी के जो अधिकारी बनने के जो सपने होते हैं वो नंबरों के नीचे ही दब जाते हैं, यानी उनसे वो डिसमोटिवेशन हो जाते हैं, डिग्रेडेशन हो जाते हैं, यानी अपने सपनों को छोड़ देते हैं एक तरह से और उसके अलावा वो दूसरे रास्ते पर चले जाते हैं। तो ये जो नंबरों की दौड़ है ये आरपीएससी और यूपीएससी में उन बच्चों के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है जो आगे आरएस या आईएएस करना चाहते हैं? तो पहली चीज़ तो ये है कि मैं ये नहीं बोलूँगा कि नंबर्स इम्पोर्टेंट नहीं है। नंबर्स एक तरह से शो करते हैं कि आप कितना सिंसियर हैं, बट नंबर्स ये भी गारंटी नहीं है नंबरों की कि भाई आज आपके नंबर कम आए हैं तो कल भी कम ही आएंगे। इस चीज़ की भी कोई गारंटी नहीं है।
बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने 10वीं में फेल किया है और बाद में जाके IAS बने हैं, IPS बने हैं, सिविल सर्विसेज में गए हैं या और भी बहुत कुछ अच्छा बिजनेस वगैरह किया है। बट ये भी सच है कि वो जो परसेंटेज है IAS के अंदर, उसमें ज़्यादा परसेंटेज उन लोगों का है जिन्होंने अच्छे मार्क्स लिए हैं 10th और 12th में, तो वो चीज़ है। बट इसमें डिसहार्टन होने की ज़रूरत नहीं। बात ये है कि इसमें सिंसियरिटी चाहिए। आप कभी भी शुरू करो, विवेकानंद जी कहते हैं ना, जब जागो तभी सवेरा, वो सवेरा होना चाहिए। मतलब सिर्फ आप अच्छे अच्छे ख्याली पुलाव पका लें कि हमें IAS बनना है और उसके लिए मेहनत नहीं करें तो वो नहीं हो सकता। और मैं वो खुद के साथ ईमानदार रहने वाली बात इसलिए भी करता हूँ क्योंकि सोचना अलग चीज़ है और वो कॉन्फिडेंस तब आता है जब इंसान खुद के साथ ईमानदार रहता है। जो खुद से मेहनत कर रहे होते हैं, वो मेरा एक बैचमेट है जिसका अभी सिलेक्शन हुआ है, आपने भी देखा होगा न्यूज़ में, एक तुषार नाम के 2 लोगों क्लेम कर रहे हैं, एक बिहार का एक हरियाणा का, कि हमारा सिलेक्शन हुआ है। वो जो तुषार है वो मेरा दोस्त है, वो हरियाणा से, उससे है, बिहार से। उसका 7वां अटेम्प्ट था और वो हर बार से लगभग मेंस या इंटरव्यू दे रहा है। तो ये है कि उसने, यदि वो छोड़ना चाहता तो नहीं बनता ना आज। वो छोड़ना चाहता तो वो 7 में से किसी भी अटेम्प्ट में छोड़ सकता था कि भाई अब नहीं हो पाएगा, यहीं पे छोड़ देते हैं। बट उसने मेहनत की, वो लगा रहा, तो वो चीज़ों का इम्पैक्ट आता है, रिजल्ट आता है। जब इंसान पॉजिटिव होता है तो, और मैंने देखा है उसको मेहनत करते हुए, बहुत अच्छी मेहनत करता है, तब जाके उसका सिलेक्शन हुआ है। और वो मैं अगेन यही बात बता रहा हूँ, वो 7 तक क्यों पहुंचा, उसने छोड़ा क्यों नहीं? क्योंकि उसको विश्वास था कि वो कर लेगा, इसलिए वो 7 तक पहुंचा। वरना अपनी जिंदगी के IIT से निकलने के बाद 7 साल कोई बर्बाद नहीं कर सकता। उसको विश्वास था कि मेरा हो जाएगा, और उसको विश्वास इसलिए था क्योंकि वो सिंसियरिटी से मेहनत कर रहा था पिछले 6 साल से। तो वो चीज़ है, जो सिंसियरिटी से मेहनत करेगा उसको विश्वास भी होगा और उसका रिजल्ट भी आएगा। तो मतलब बच्चों को मेरे हिसाब से तो यही मोटिवेट करना चाहिए कि बेटा मेहनत करोगे, कभी भी शुरू कर दो, जब मेहनत करना शुरू कर दोगे तो रिजल्ट आना भी शुरू हो जाएंगे। बाकी जब इंसान का मन होता है, मेहनत करने लगता है, तो बाकी की चीज़ें वो खुद ब खुद ढूंढ लेता है कि भाई कौन सी बुक पढ़नी है, वो खुद ढूंढ लेगा। यदि उसका मन होगा, उसका खुद पे विश्वास होगा, वो मेहनत कर रहा होगा। जैसे मैंने बताया, रिवीजन करने से ही याद होगा, ये बेसिक चीज़ है। बाकी की चीज़ें बाद में है कि आप एसोसिएशंस बना लोगे, माइंड ट्री बना लोगे, आप नोट्स अच्छे से बना लोगे, लेकिन वो सारी चीज़ें सेकेंडरी है। पहली चीज़ ये है कि रिवीजन करना ही पड़ेगा, और जो लोग रिवीजन इतनी बार कर लेते हैं वो बाकी की चीज़ें भी अपने आप कर लेते हैं। I hope I have answered your question. और किसी का कोई सवाल? नमस्कार सर। नमस्ते। मेरा नाम कीजिए सर। मैं ऐसे पूछना चाह रहा हूँ, जैसे अगर बात करते हैं भाई NCERT और RBSC की जो बुक होती है, तो वास्तव में कंपटीशन के लिए NCERT यूज करनी चाहिए या फिर RBSC? भाई किसके कंसेप्ट क्लियर होते हैं अकॉर्डिंग टू कंपटीशन? देखो, राजस्थान सरकार के कंपटीशन का मुझे ज़्यादा आइडिया है नहीं सर, बता पाएंगे। UPSC के लिए मैं डेफिनेटली NCERT ही रिकमेंड करूँगा। वो इसलिए क्योंकि वो एक तो नेशनल पर्सपेक्टिव से लिखी गई बुक है, दूसरा बहुत ही सिंपल, सोबर और अच्छे से लिखी, और उसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाते हैं कई बार। तो मैं हमेशा वही रिकमेंड करूँगा कि आप NCERT पढ़ें। इफ़ आप CGL की प्रिपरेशन कर रहे हैं, EPFO की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या UPSC या CGL से रिलेटेड कोई भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो यही रहेगा कि आप NCERT को प्रेफरेंस दें। स्टेट वाले के लिए सर बताएंगे आप? जी सर, मेरा दूसरा सवाल ये भी है कि बच्चे को ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग, भाई उसके लिए बेस्ट क्या है? जैसे कई बार क्या होता है कि जैसे अगर मान लो, अगर मेरी कंडीशन के हिसाब से मैं ऑफलाइन कोचिंग नहीं ज्वाइन कर रखा हूँ, अगर मैं ऑनलाइन करूँ तो उसको कैसे शुरुआत करनी चाहिए मेरे को? एनी टाइम मान लो जैसे मैं सेक्रेटरी की तैयारी कर रहा हूँ अभी, तो मेरे को ऑनलाइन कैसे शुरुआत करनी चाहिए? शुरुआत का मैंने फिर से बताया था कि आपको सिलेबस आपके सामने होना चाहिए, आपके दिमाग में होना चाहिए कि मेरे को ये सिलेबस तैयार करना है। अब ये सिलेबस कहाँ कहाँ से तैयार होगा वो चीज़ें सेकेंडरी है। एक बार आपके सिलेबस दिमाग में आ गया तो फिर उसमें से कि भाई आपको कौन सा सिलेबस, कौन सा टॉपिक पहले करना है, बाद में करना है, वो आप एडजस्ट कर सकते हो अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से, अपने रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी के हिसाब से। भाई जो आप, जैसे मान लो आपने कोई बैच ज्वाइन किया और उसमें
पॉलिटी पहले ही पढ़ा दी गई है और बाद में आप कोई चीज़ बची हुई है तो वो चीज़ बाद में तैयार हो सकती है, पॉलिटी बाद में भी तैयार हो सकती है। इतना कोई स्ट्रिक्ट मतलब हार्ड एंड फास्ट नहीं है। ऑनलाइन ऑफलाइन के बीच में मैं ये बोलूँगा कि एज लॉन्ग एज यू आर डिसिप्लिन्ड इट डजेंट मैटर, बट ये चांसेस कम है ऑनलाइन के केस में कि आप डिसिप्लिन रह पाओगे। यदि आप रह सकते हो तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट इसमें चांसेस कम है। कम लोग हैं जो ऑनलाइन में कंसंट्रेट कर पाते हैं। एक जनरल फैक्ट है, यदि आप कर सकते हो तो उससे बेटर कुछ भी नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन का फ़ायदा ये है उल्टा कि आपको जैसे टाइम बचता है। जो चीज़ आप ऑफलाइन क्लासेज में 9 महीने में तैयार करोगे आप ऑनलाइन में 3 महीने में कर सकते हो। आपका बहुत सारा टाइम बचता है, बट वो साइड इफेक्ट ये है कि उसमें कंसंट्रेशन बन पाना थोड़ा मुश्किल होता है। कुछ लोग नहीं बना पाते, कुछ लोग बना लेते हैं। जो बना लेते हैं उनको शुभकामनाएं, जो नहीं बना पाते हैं उनको एडवाइस है कि वो ऑफलाइन ज्वाइन कर ले। थैंक यू। हेलो सर, नमस्कार सर। सर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ सर। मैं प्रिपेयरिंग बहुत सीरियस सर। एक टाइम बाद में मेरा जो स्कोर है वो कॉन्फिडेंस को आ रहा है। आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है, थोड़ा सा माइक को पास करिए प्लीज। हेलो सर, नमस्कार सर। क्या आप मुझे सुन पा रहे हो? हाँ बोलिए। आती सर, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर एसएससी सर। हाँ तो सर काफी टाइम करने के बाद में भी सर मेरा स्कोर एक कॉन्फिडेंस स्कोर आ रहा सर। आई वांट टू इंप्रूव इट सर, बट आई एम नॉट एबल टू इंप्रूव इट सर। सर मुझे क्या करना चाहिए कि मैं स्कोर को एक अच्छे लेवल पे ले सकूं? आपने आज इनका क्वेश्चन है कि एसएससी में स्कोर हर साल से कांस्टेंट ही आ रहा है, सर कॉन्स्टेंट नहीं आ रहा है, मतलब ऑलमोस्ट सेम सा ही आ रहा है, ये इंप्रूव नहीं कर पा रहे हैं। कितनी बार दे लिया आपने एसएससी? अच्छा, थर्ड। तो आपने ये तीनों अटेम्प्ट में कुछ इम्प्रूवमेंट करने की क्या क्या कोशिशें की है अभी तक? नहीं, आपने उस मार्क्स को इम्प्रूव करने के लिए टेस्ट सीरीज सोल्व किए हैं और क्या? आवाज़ नहीं आ रही है सर। मॉक पेपर। हाँ, तो मॉक दे रहे हैं। तो मेरे को यही है कि भाई आपने जैसे मान लो कि जो चीज़ आप कर रहे हैं लेकिन आपको रियलाइज होता है कि आपने रिवीजन सफिशिएंट नहीं किया है, तो आप उस चीज़ पे फोकस करो। यदि आपको लगता है रिवीजन तो सफिशिएंट किया है लेकिन मेरे नोट्स ठीक नहीं है, तो आप उस चीज़ पे फोकस करो। जो आपकी कमी रहेगी ऑब्वियसली आप उसी पे काम करोगे। और बाकी आपको जैसे जैसे कॉन्स्टेंटली मेहनत करते रहोगे तो डेफिनेटली ऐसा नहीं है कि इम्प्रूवमेंट नहीं होगा, बट बात यही है कि भाई जो चीज़ हम हमेशा से करते आए हैं यदि आगे भी वही करते रहेंगे तो फिर रिजल्ट भी वही आएगा जो हमेशा से आता रहा है। तो बस ये है कि आप वो तो जो कर रहे हो वो तो करना है आपको। अब उसमें देख लो कि आपने कौन सी चीज़ कमी छोड़ी हुई है, वो आप खुद का असेसमेंट खुद ही कर पाओगे। भाई मान लो कि आपने रिवीजन नहीं किया, या आप ये देख लो आपका वीक सब्जेक्ट कौन सा है। सर जीके में बहुत प्रॉब्लम होती है मुझे। हाँ, तो जीके के अंदर जीके में प्रॉब्लम होती है तो फिर अब आप जीके को थोड़ा सिस्टमेटिक तरीके से अप्रोच करो। भाई यदि आप आज तक सिर्फ एक बुक लेके बैठ जाते थे और नहीं हो पा रहा था, तो आप थोड़ा सा उसमें ऐसे कर लो कि भाई अब से मैं जो जीके पढ़ूंगा वो टॉपिक वाइज पढ़ूंगा, पॉलिटी अलग पढ़ूंगा, ज्योग्राफी अलग पढ़ूंगा और इकोनॉमी अलग पढ़ूंगा। लेकिन सर मैं जैसे 2-3 महीने ट्राई कर रहा हूँ तो कॉन्स्टेंट स्कोर में शायद 2-4 नंबर क्लियर हो गए सर मेरे। नहीं, आपने 3 ही तो अटेम्प्ट दिए हैं, इतने तो दिए भी नहीं। अटेम्प्ट दिए तो ऑब्वियसली बात है, रोज मॉक देता है। नहीं, मॉक का फाइनल रिजल्ट से कोई यार ऐसे मत सोचो कि मॉक में कांस्टेंट आ रहे हैं तो आपके फाइनल में भी वही आएंगे। बात मेहनत करना जरूरी है, क्योंकि मॉक में तो क्या होता है कि जैसे हम जब मॉक देते थे प्रीलिम्स का तो क्या होता था कि वो इसी तरह से डिजाइन करते थे पेपर को कि शुरू वाले क्वेश्चन पेपर्स जो होते थे वो इजी बनाते थे, तो वो थोड़ा सा हमारे मार्क्स आ जाते थे। फिर जैसे जैसे हमें लगता था कि कॉन्फिडेंस आ रहा है, हमारी तैयारी अच्छी हो रही है, तो वो लेकिन वो पेपर भी टफ बनाते जाते थे जैसे जैसे आगे जाते थे। लास्ट वाला पेपर तो इतना टफ बनाते थे कि मतलब उसमें तो सबसे कम नंबर आते थे। तो आप मॉक पे मत जाओ, आपकी प्रिपरेशन पे जाओ, अपने खुद के कॉन्फिडेंस में जाओ, तैयारी में जो कमियां हैं उनको आइडेंटिफाई करो। जैसे मान लो जीएस में भी अब ऐसा नहीं है कि जीएस सारा ही वीक होगा। जब आप इंट्रोस्पेक्शन करोगे तो आपको पता चलेगा कि आपको ज्योग्राफी वाला पोर्शन वीक है या फिर पॉलिटी वाला वीक है या फिर करंट अफेयर्स वाला वीक है। जो वीक है उस पर भी थोड़ा सा और काम कर लो। थैंक यू। और कोई? मैं फरवरी और 3 में जाता हूँ ना, उसमें मैं पहले को जाता हूँ एग्जाम देने में, मतलब कुछ नहीं आता ना बोल देते हैं उसको किस तरह एक और टू डेज के है। हाँ, तो वो जो टेंशन वाली बात है, टेंशन नहीं ना कि टेंशन इतनी ज़्यादा हो जाती है कि यू आर नॉट एबल टू परफॉर्म। हाँ, तो उसके लिए मैंने वही बताया था कि पहली चीज़ तो आपको ये रियलाइज़ करनी पड़ेगी कि टेंशन होना बुरी चीज़ नहीं है। सब लोगों को एग्जाम से पहले ये लगता है कि वो प्रिपेयर नहीं है, ये तुम्हें पता होना चाहिए चीज़। ये अपने जहन में बिठा लो कि सबकी स्थिति मेरी जैसी है।
जब ये चीज़ दिमाग में बैठा लोगे तो दूसरी चीज़ आती है कि आप जो पैनिक हो रहे हो उस चीज़ को कैसे कम किया जाए। तो उसके लिए ये है कि आप अपनी जो इम्प्रूवमेंट है या तैयारी का लेवल है उसको थोड़ा सा इम्प्रूव करना पड़ेगा ताकि आप में कॉन्फिडेंस आए। और कॉन्फिडेंस तब आएगा जब आप मॉक दे लोगे बहुत सारे, अपना रिवीजन अच्छे से कर लोगे, जो चीज़ें आप जिन चीज़ों में आपकी वीकनेस है उन पे थोड़ा काम कर लोगे। वो करोगे तो ऐसा नहीं है, मतलब ये कांस्टेंट ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है कि ये चीज़ कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट नहीं है, ये टाइम के साथ चीज़ें इंप्रूव हो जाती है। और कोई किसी का कोई सवाल? प्रश्न माहौल है, मैं हिंदी मीडियम से यूपीएससी करना चाहती हूँ, लेकिन जो भी जैसे गर्ल्स टॉपर है अभी श्वेता किशोरी और श्रुति शर्मा वो इंग्लिश मीडियम से ही है, और सब बोलते हैं कि ज़्यादातर सिलेक्ट इंग्लिश मीडियम वाले ही होता है। ये तो नहीं बोलते ना कि हिंदी मीडियम वाले नहीं सेलेक्ट होते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। पहली चीज़ तो ये है कि इंग्लिश वाले ज़्यादा सेलेक्ट होते हैं, ये सच बात है। और इसलिए सच बात है क्योंकि ज़्यादातर जो लोग तैयारी करते हैं वो इंग्लिश वाले ही होते हैं। हिंदी वाले लोग कम तैयारी करते हैं। और दूसरी चीज़ ये होती है कि थोड़ा सा ड्यू टू लैक ऑफ कॉन्फिडेंस वो स्विच कर जाते हैं बीच में। वो क्या करते हैं, यूपीएससी की तैयारी शुरू करते हैं और सीजीएल में निकल लेते हैं, तो वो चीज़ का फ़र्क पड़ता है। बाकी इस बार हिंदी मीडियम का रिजल्ट थोड़ा अच्छा आया है, तो उम्मीद है, मतलब मैंने जो यूपीएससी का ढर्रा देखा है उसमें यह है कि वो लोग कॉन्स्टेंटली ट्राई करते हैं इस चीज़ में कि वो हर तरह के लोग, डाइवर्स लोग अपने मतलब सिलेक्शन प्रोसीजर में सेलेक्ट करने की कोशिश करें। इवन यहाँ तक कि जैसे राजस्थान के लोग ज़्यादा सेलेक्ट होने लग गए थे, तो एक साल जब बहुत ज़्यादा सेलेक्ट हो गए तो अगले साल राजस्थान के लोगों को इंटरव्यू में थोड़े कम मार्क्स मिले। वो कोशिश करते हैं कि एक डाइवर्सिटी हर स्ट्रीम की, मतलब मलयालम लिटरेचर वाला भी आ जाए, तमिल लिटरेचर वाला भी आ जाए, हिंदी लिटरेचर वाला भी आ जाए, वो लोग ये कोशिश करते हैं। और फॉर योर इन्फॉर्मेशन, हिंदी लिटरेचर जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसमें कम मेहनत में अच्छे मार्क्स आ जाते हैं। और वो इसलिए आ जाते हैं क्योंकि वो लोग कोशिश कर रहे हैं डेलिबरेटली कि भाई हिंदी मीडियम वालों को भी थोड़ा सा एक फेयर चांस मिलना चाहिए इस एग्ज़ाम में। तो डरने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप इंग्लिश में स्विच कर सकते हो तो मेरी तरह 2-3 साल रगड़ाई करनी पड़ेगी। यदि आप हिंदी मीडियम में कंफर्टेबल हो, आपको लगता है कि मैं हिंदी में बहुत अच्छा लिखूंगी, तो आप डेफिनेटली हिंदी के साथ जाओ। बट वो है कि फिर अपना उस चीज़ की एक इश्यू आएगा, आपको मैं पहले बता देता हूँ। इश्यू ये आएगा कि हिंदी में सफिशिएंट कंटेंट नहीं मिलता है। भाई जो आपका मंथली मैगजीन बनती हैं, जो भी करंट अफेयर्स के बन के आते हैं, जो पेपर्स बन के आते हैं, बहुत कम मटेरियल हिंदी में तैयार होता है प्रिपरेशन के लिए। तो वो डिफ़िकल्टी आपको हमेशा रहेगी, तो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल आपको रहना पड़ेगा। बाकी ऐसा सच कोई इशू नहीं है। उस चीज़ को लेके आप यदि डिसहार्टन हो जाओ कि मेरे पास तो पढ़ने के लिए मटेरियल नहीं है, बस जो पढ़ना था वो तो पढ़ लिया, तो थोड़ी सी दिक्कत है। डिसहार्टन नहीं होना है। और यदि आप तैयारी करते रहो तो मैं आपको गारंटी देता हूँ जितनी आप इंग्लिश में मेहनत करोगे उससे कम मेहनत में आपका हिंदी में हो जाएगा। वो चीज़ है, एक फेयरनेस मैंने देखी है। मतलब इतने सारे सिलेक्शन देख लिए मैंने यूपीएससी के, एक फेयरनेस वाली चीज़ मैंने यूपीएससी के पैरेलल कहीं नहीं देखी है। तो आप में आपको ये विश्वास रहेगा तो आपको तैयारी करने में भी आसानी रहेगी। नहीं, साथ लेने की बात नहीं है। न्यूज़पेपर तो हमेशा ही एक रहेगा आपका। एक न्यूज़पेपर डेली आपको पढ़ना है तो पढ़ना है, ये अपनी हैबिट का पार्ट बना लो। भाई ये मान लो कि आप आज ही जिला कलेक्टर बन गए और आपको डेली को न्यूज़पेपर पढ़नी ही है, क्योंकि आपको उसी से पता चलेगा कि ज़िले में क्या हो रहा है। तो आप ये हैबिट बना लो कि भाई देश में क्या हो रहा है मुझे ये जानना ही है, क्योंकि ये जानना ज़रूरी है कि मैं कैसे परफॉर्म करूँगी। तो मेरा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग था उस साल। कितने इंजीनियर हैं यहाँ पे? इंजीनियर कितने हैं? अच्छा, 3-4 लोग हैं। गुड। और ये भी एक भ्रांति है यूपीएससी के एग्ज़ाम में कि भाई ज़्यादातर सेलेक्ट इंजीनियर्स ही होते हैं, तो आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स वैसे ही डिसहार्टन हो जाते हैं कि साहब हमारा कैसे होगा, वो वहाँ इंजीनियर कब्जा करके बैठ जाते हैं। तो ऐसा नहीं है। बट प्रॉब्लम ये है कि ज़्यादातर एग्ज़ाम भी इंजीनियर्स ही देते हैं। जो हमारे यहाँ आईआईटी में तो वो लाइब्रेरी पूरी भरी रहती है लोगों की जो तैयारी कर रहे होते हैं यूपीएससी की। तो जब वो तैयारी कर रहे हैं बेचारे 4-4 साल से लगे हुए हैं, तो सिलेक्शन भी उनका होगा। अब आपको उसमें डिसहार्टन होने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग बिना इंजीनियरिंग वाले हैं लेकिन जो अच्छे से तैयारी करते हैं उनका भी सिलेक्शन अच्छे से हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं।
और एक चीज़ और बता दूं आपको, इंटरव्यू के लिए अभी इस स्टेज पे बिल्कुल डरने की, सोचने की भी ज़रूरत नहीं है। मानो आप, इंटरव्यू इस एग्ज़ाम का ईजीएस्ट पार्ट है। मतलब आपको जाना है, बैठना है, अच्छी सी चेयर देंगे, आधे घंटे गपशप करेंगे और फिर भेज देंगे। आपको कुछ नहीं आता है तो ये नहीं पूछेंगे कि क्यों नहीं आता है या आप तो सेलेक्ट होने लायक नहीं हो, वो दूसरी चीज़ें पूछने लग जाएंगे। इतना आसान है इंटरव्यू कि आपको उसके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं। आप तो ये बाकी वाली चीज़ें संभाल लो, बाकी वो इंटरव्यू वाला चीज़ लास्ट में अपने आप हो जाएगी। और किसी की कोई कन्फ्यूजन? नमस्कार सर, मेरा नाम महेश नागर है। सर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि आरएस के दौरान सर आईएएस की तैयारी कैसे करें, वो भी सेल्फ स्टडी। देखो दोनों में ज़्यादा डिफरेंस है नहीं मेरे हिसाब से, दोनों में जनरल स्टडीज हैं। दो चीज़ों का डिफरेंस है, एक तो आईएएस में ऑप्शनल सब्जेक्ट की तैयारी करनी पड़ती है, होपफुली यदि 1-2 साल में उसको हटा दें तो अलग बात है, बट उसमें एक ऑप्शनल सब्जेक्ट अलग है। दूसरी चीज़, इसमें राजस्थान का जो हिस्ट्री और जीके और ज्योग्राफी है वो थोड़ा सा अलग है, वो थोड़ा सा डेप्थ में है मान लो, क्योंकि इंडियन ज्योग्राफी में राजस्थान की ज्योग्राफी भी आती है बट वो उतनी डेप्थ में नहीं आती। तो दो ही चीज़ों का डिफरेंस है। राजस्थान वाले में थोड़ा सा, एक तो राजस्थान के बारे में थोड़ा इन डेप्थ पढ़ना होता है और दूसरा यूपीएससी वाले में ऑप्शनल की तैयारी करनी होती है। तो वो आप पे है कि आप कैसे मैनेज करते हो। करनी पड़ेगी, यदि आपको दोनों करनी है तो फिर ऑप्शनल पढ़ना ही पड़ेगा, बिना ऑप्शनल के थोड़ी यूपीएससी निकलेगा। किसी का और कोई सवाल? यही वजह थी कि मैंने वो ये नहीं दिया था भाई, मैंने आरएएस इसीलिए नहीं दिया था, विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मुझे ये डिफिकल्ट इसीलिए लगता था क्योंकि मेरा ऑप्शनल थोड़ा ठीक था, तो मैं ऑप्शनल के दम पे सेलेक्ट हो गया। तो मुझे ये लगता था कि मेरा ऑप्शनल के दम पे मैं सेलेक्ट तो यूपीएससी में तो हो सकता हूँ, बट आरएएस में मेरे को लग नहीं रहा था मेरे चांस है, तो नहीं दिया था। तो वो आप पे है, आप कैसे अपनी खुद की स्ट्रेंथ को पहचानो और उस हिसाब से डिसीजन कर लो कि भाई आपको कौन सा देना है, कैसे करना है। और दोनों ही जॉब्स अपने आप में अनपैरेलल्ड हैं, मतलब यू विल एंजॉय ईच एंड एवरी डे ऑफ दिस सर्विस यदि आप सेलेक्ट हो जाते हो तो। ठीक है, थैंक यू सो मच, जय हिंद। आप सबके भविष्य के लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं आपके टच में होपफुली हमेशा टच में बना रहूँगा। किसी को कोई भी कभी भी डाउट हो तो कॉल कर सकते हैं, सर को कॉल कर सकते हैं, मेरे नंबर सर शेयर कर देंगे यदि सर को लगेगा शेयर करना उचित है तो। बाकी आप सबको बधाई, आप इस प्रोग्राम में आए और अपने फ्यूचर का कोर्स करेक्शन इससे डिसाइड कर पाएँ। तो उम्मीद है ये आपका जो 1 घंटे का पीरियड था आपके लिए कुछ लाभदायक रहेगा। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।